क्या हाल है वाला तुम लोग का? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे, इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे उसमें। लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम, चार्ज पार्टिकल का, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन सरफेस पे हम लोग प्रॉब्लम बात कर रहे थे कि क्या होगा, कितना होना चाहिए, सेपरेशन का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह के सवाल। चलो उसी में आज आगे बढ़ते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक चल रहा है, याद रखना। अगला देखिए, यहां फिक्स कर दो एक चार्ज को। दिस इज Q1, mass is small m, charge is Q2, separation is R, coefficient of friction is mu, find minimum value, आसान सा सवाल है, of mu so that small m remains at equilibrium। स्मॉल m को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए प्रॉब्लम कह रहा है आपसे कि कितना होगा म्यू का वैल्यू, ये कैलकुलेट करो। देख लो जी, देख लो कितना होगा वैल्यू कैलकुलेट करना हम लोग। देखो एक बात बता रहे हैं कि अगर ये ब्लॉक है, m मास है और Q2 चार्ज है और यहां आपने Q1 रखा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो, होगा क्या? तो दो चार्ज पार्टिकल अगर सेम नेचर का है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर अपोजिट रहता तो अट्रैक्ट करता। यहां पे सिमिलर चार्ज है, मतलब रिपल्सन होगा, फोर्स लगेगा किस पे? टू। कौन लगाएगा? वन लगाएगा। अब ध्यान देकर देख, फोर्स ऑन 2/1। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि 1 ने 2 पे लगाया, क्या 2 ने छोड़ दिया? 2 ने भी लगाया 1 पे, लेकिन ये फिक्स है। अगर ये फिक्स करा हुआ है, क्या मूव करने का कोई चांस है? तो ये मोशन नहीं करेगा। मोशन का प्रोबेबिलिटी अगर है तो किसका? स्मॉल m का। किधर? तो रिपल्सन के कारण टेंडेंसी होगा भागने का। फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, एकदम सोया हुआ फोर्स है, वो बिल्कुल लगने वाला नहीं था। लेकिन ये ब्लॉक जब भागना चाहेगा आगे की तरफ, तो स्वाभाविक रूप से फ्रिक्शन क्या करेगा? तो मोशन के टेंडेंसी के अगेंस्ट है। कितना? तो mg लग रहा है, और क्या? तो नॉर्मल लग रहा है। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए उठाओ, नॉर्मल काउंटर बैलेंस कर देगा किसको? mg को। फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, मतलब म्यू mg के बराबर। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड में F21 जो आपका होगा, फॉरवर्ड फोर्स अगर बैकवर्ड के थ्रू काउंटर बैलेंस है तभी इक्विलिब्रियम होगा। फॉरवर्ड में कौन था? F21, बैकवर्ड में कौन? फ्रिक्शन, दोनों बराबर है। अब आप देख लो, आप कहोगे कि F21 मतलब K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स फ्रिक्शन कितना? तो म्यू mg। म्यू का वैल्यू निकल गया K Q1 Q2। प्रॉब्लम कहेगा कि कितना होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, निकल गया। कोई दिक्कत वाली बात तो बोल लो। अरे सही है, अगला एग्जांपल लिख लो, देख लो। टू पार्टिकल carrying charge Q1 and Q2 tied at free end of a string of length L, then find tension एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ प्रॉब्लम ने बोला कि L के बराबर है। एक स्ट्रिंग है
जिसका लेंथ L के बराबर है। कहा है दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 चार्ज का इस स्ट्रिंग के टर्मिनल पे बांध दिया गया, एक साइड में Q1 और एक साइड में Q2, एक साइड में Q1 है एक साइड में Q2 है, L सेपरेशन है। क्या होगा, तो ये इसको रिपेल करेगा, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा। फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 1/2। रिपल्सन के कारण इसे आगे जाना चाहिए था, जाता नहीं है। क्यों नहीं जा रहा है, कौन रोक रहा है, रस्सी। कौन सा फोर्स लगाकर, स्ट्रिंग में जो काम करता है उसी का नाम तो टेंशन है। तो रस्सी टेंशन लगाकर इसे बैलेंस करा। इसका मतलब कहोगे कि फॉर इक्विलिब्रियम के लिए आप सीधे सीधे बोलोगे F21 जो होगा यही टेंशन है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर यही टेंशन है, तो T का वैल्यू निकल गया। अगर एक ही स्ट्रिंग के दोनों टर्मिनल पे बांध दोगे तो क्या होगा, क्लियर है यहां तक, अरे सही है ना, छाप ले फटाफट। चलो अगला एग्जांपल देख लो। अब क्या कह रहा है देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल। टू पार्टिकल carrying charge Q1 and Q2 have equal mass small m are tied at free end of two string equal length small l. If both string suspended from common point of suspension then at equilibrium find angle between string, tension in string। दो तरह का बात है, कभी पूछेगा कि टेंशन कितना होगा, कभी कहेगा एंगल का वैल्यू क्या होगा, आप कैलकुलेट करो। देखो क्या कहा, सिचुएशन क्या है, पहले सिचुएशन समझ लो अच्छे से, सवाल बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि दो पार्टिकल, एक नहीं दो पार्टिकल है, Q1 Q2 चार्ज है और दोनों का मास m है। दो पार्टिकल, दोनों पे चार्ज Q1 Q2 मतलब चार्ज अलग अलग है, लेकिन दोनों का मास सेम है स्मॉल m। इस दोनों पार्टिकल को स्ट्रिंग के फ्री एंड पे बांध दिया गया, मतलब ये दोनों रस्सी है तो एक यहां बांध दिया गया, एक यहां बांध दिया गया। अब ये इस तरह नहीं रखा हुआ है, प्रॉब्लम कह रहा है आगे कि सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट, बोथ स्ट्रिंग, दोनों का दोनों रस्सी कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है। ये देख लो, यहां सिचुएशन समझो, दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 आपने बांध दिया, बांध दे, दोनों का मास स्मॉल m, करेक्ट है, दोनों को कॉमन पॉइंट मतलब यहां से आपने सस्पेंड कर दिया। अब जैसे ही सस्पेंड करेंगे, तीन सिचुएशन में बताता हूं, सुन लो। अगर ये दोनों न्यूट्रल होता तो न्यूट्रल होता तो आराम से ऐसे रहता, कोई दिक्कत नहीं था दोनों में, क्योंकि न्यूट्रल था, कोई किसी को रिपेल नहीं करता, आराम से यहां कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दोनों मास सीधा खड़ा है। अगर दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो ये तो कहीं जा नहीं सकता, ये तो फिक्स है,
क्या होगा, तो ये दोनों अगर मान लो सेम नेचर का चार्ज है दोनों पे, दोनों एक दूसरे को धक्का देना शुरू करेगा। देखो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, कब तक ये जाएगा ऐसे, तो तब तक जब तक ये इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं आ जाए। तो सिमिलर चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बीच में ये एंगल बनेगा या नहीं बनेगा बोल। अगर डिसिमिलर होता तो चिपका हुआ रहता। कहोगे तो डिसिमिलर में और नहीं कोई चार्ज हो तो अनचार्ज में एक ही जैसा सिचुएशन है, नहीं। अगर डिसिमिलर है तो चिपक गया, आप हटाना भी चाहोगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अनचार्ज है तो ये आराम से आपको थोड़ा भी फोर्स लगाओगे, 0.001 न्यूटन भी लगाओगे, ये हट जाएगा। दोनों में यही अंतर है, रहेगा तो दोनों एक ही जगह पे। फिलहाल प्रॉब्लम ने कहा है कि दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, तो सेम नेचर का चार्ज में रिपल्सन के कारण कुछ ना कुछ एंगल बनेगा इस तरह। तो आप देख लो, मैंने कहा कि भाई ये यहां से है, कॉमन पॉइंट का खेल है, आपने सस्पेंड करा, कर दो। आप कहिएगा कि दोनों का एंगल सेम होगा, अभी तो सेम होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है। अगर मास अलग अलग होता तो एंगल भी अलग अलग होता। क्यों, रीजन थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना कि अगर मास सेम है तो एंगल सेम होगा, मास अगर अलग अलग हो तो एंगल भी अलग अलग होगा। अरे क्लियर है, देख लो क्या होना है। तो आपको मैं बता दूं कि ये दोनों क्या करेगा भाई, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। फोर्स ऑफ किसी एक का स्टडी करते हैं, इसका अपना वेट है तो mg काम करेगा। ये एंगल थीटा है, रस्सी में टेंशन T है, तो टेंशन का एक कंपोनेंट काम करेगा क्या, तो ऊपर की तरफ T cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट काम करेगा क्या। तो अगर रस्सी में टेंशन है, क्योंकि जैसे ही रिपल्सन हुआ तो रिपल्सन चाहेगा इसको ले जाना, ये चला भी जाता, कोई तो है जो रोक रहा है इसको, कौन, तो रस्सी का टेंशन का जो कंपोनेंट होगा वही तो रोकेगा। जब तक ये रिपल्सन ज्यादा था ये आगे बढ़ता गया, लेकिन जिस समय ये रिपल्सन को टी साइन थीटा बैलेंस कर देगा उस समय आगे जाना बंद हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेज में आप बोलो टी कॉस थीटा तुम्हारा काउंटर बैलेंस कर रहा है किसको, mg को, और टी साइन थीटा तुम्हारा बैलेंस कर रहा है किसको, fr। रिपल्सन फोर्स को टी साइन थीटा, वेट को टी कॉस थीटा। इसीलिए मैं बोल रहा था देखो यही अगर वेट अलग अलग होता तो ये टी कॉस थीटा का वैल्यू भी दोनों के लिए अलग अलग हो जाता। स्वाभाविक है कि थीटा एंगल भी क्या होता, जैसे ये 2 kg एक में है, एक में 4 kg है, तो एक में 2 kg एक में 4 kg, तो एंगल भी सेम नहीं, एंगल भी क्या होगा, अलग अलग। अब कहोगे डिसीजन कैसे लेंगे, ध्यान से देखो कि अगर ये 4 kg है तो ज्यादा हो गया, 2 kg है तो फोर्स कम हो गया। एलएचएस पे आओ, कॉस थीटा के साथ उल्टा प्रॉपर्टी है, थीटा जितना छोटा होगा कॉस थीटा उतना बड़ा होगा। थीटा अगर 0 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री 1, थीटा अगर 90 डिग्री कॉस 90 बराबर 0। तो अगर आरएचएस में वैल्यू बड़ा रखोगे तो ये एंगल क्या होगा, छोटा रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंगल जितना छोटा रखेंगे कॉस थीटा उतना ज्यादा, तभी तो बैलेंस करेगा। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि एकदम रट्टा याद रखना कि मास जिसका ज्यादा होगा एंगल उसका कम होगा, मास जिसका कम होगा एंगल उसका ज्यादा। जैसे दोनों का मास बराबर तो एंगल बराबर है। अगर मान लो ये कहते 4 kg, ये कहते 2 kg, तो स्वाभाविक है ये थीटा बनता तो ये जो भी बनता वो थीटा से बड़ा बनता। फिलहाल तो कोई मतलब नहीं, फिलहाल इस सवाल पे आ जाओ। तो हम लोग यही कहेंगे कि इस कंडीशन में क्या होगा, तो टी कॉस थीटा mg टी साइन थीटा। अब कुछ मत करो, एक काम कर लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करके जोड़ोगे तो t बराबर √mg का स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हो, रट्टा मारने के लिए मैं बोलूं, एफ नेट वर्टिकल
वर्टिकल में जो फोर्स नेट लग रहा है उसका स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल का जो नेट लग रहा है, याद रखना नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल, नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल। ओके, ये याद करने का क्या जरूरत है, एफ आर और एमजी याद कर लेते हैं ना। अभी एफ आर है, अभी एमजी है, हो सकता है आगे कुछ और हो जाए, तो फोर्स कुछ और हो सकता है, वैल्यू उसका कुछ और हो, लेकिन फॉर्मूला में बदलाव नहीं आएगा। अगर एक बार आप रट्टा मार लिए, कुछ भी फोर्स आएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग वर्टिकल, आप पुटिंग गेटिंग करोगे, आंसर करेक्ट देगा तुम्हारा। अरे सही है। दूसरा देख लो, कुछ एंगल के लिए आप कुछ मत करो, 2 को 1 से डिवाइड करो, आप देखोगे बाबू tan थीटा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना, तो दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, ये भी यहां से देख लो, ये लेंथ L दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो आप तो सीधे सीधे बोलेंगे, ये कहोगे कैसे लिखे हैं, कैसे नहीं लिखे हैं, वो 8-9 क्लास में पढ़ा होगा, 9-10 में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा मान लो ये x बोल देते हैं, तो x बाई एल के x इक्वल्स एल साइन थीटा, याद कर। तो इधर से भी बोलोगे एल साइन थीटा, ये बोलोगे दिस इज एल साइन थीटा, इधर में भी, और इधर में भी बोलोगे एल साइन थीटा। इसका मतलब अगर टोटल बोला जाए तो कितना बोलोगे, तो आप कह सकते हो 2l मतलब यहां से एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के Q1 Q2 बाई 4l स्क्वायर mg के बराबर होगा। ये भी रट्टा याद रख सकते हो, tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर इंटू कितना mg। या फिर ये बोलेंगे कि ये फॉर्मूला याद रख, ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा काम का भी होगा तुम्हारे लिए, इसी का रिजल्ट है ये। लेकिन ये फॉर्मूला है क्या, ये ध्यान दो, tan थीटा आपने लिखा एफ आर बाई एम जी, एफ आर मतलब एफ नेट, किधर का नेट, हॉरिजॉन्टल, एफ नेट किधर का नेट, वर्टिकल। रिपल्सन फोर्स जो आपका काम कर रहा है वो किधर, तो हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल का नेट फोर्स को वर्टिकल के नेट फोर्स से डिवाइड कर दो, tan थीटा होगा। देखो इसमें नया कुछ नहीं लिखे हैं, अगर ये डेरिवेशन नहीं भी याद रहा तो सीधा कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगा और उसी से आपको याद रहेगा कैसे आंसर लिखना है। इन जनरल वे में अगर 2 डायमेंशन में तेरे से पूछा जाए कि tan थीटा का फॉर्मूला बता, तो क्या बोलोगे, तो हम सब लोग बोलते हैं भाई कि 9th क्लास से पढ़ते हैं tan थीटा बराबर y बाई एक्स, करेक्ट है। इस y बाई एक्स में ध्यान देने का बात यह है कि थीटा एंगल किससे बना, x से, तो थीटा अगर x से बना तो x डिनोमिनेटर में, अगर एंगल y से बनता तो x बाई y डिनोमिनेटर में आता, मतलब जिसके साथ एंगल बनेगा वो डिनोमिनेटर में और जो दूसरा वाला है डिनोमिनेटर में होगा, ये तो फिक्स है। कहोगे ये बात यहां क्यों करें, यहां इसलिए बोल रहे हैं, यहां भी तो वही फार्मूला हो गया। देखो एंगल किसके साथ, तो y के साथ, दो ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एंगल y से बना तो y वाला कहां होना चाहिए, तो नीचे, x वाला कहां होना चाहिए, तो ऊपर, y वाला नीचे, x वाला ऊपर। इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या बोलोगे, एंगल y से है, ध्यान देना, tan थीटा इक्वल्स क्या बोलोगे, एंगल y से है, y वाला फोर्स नीचे और x वाला फोर्स ऊपर, मतलब देख लो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो तो क्या, कहां इतना कोई डेरिवेशन का कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा रट्टा याद रखेंगे कि इक्विलिब्रियम तभी होगा जब tan थीटा इक्वल्स जिसके साथ एंगल बनेगा वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स नीचे और जो दूसरा वाला बचेगा वो ऊपर होगा, वही tan थीटा को बैलेंस कर सकता है। क्लियर है, तो देख ले, तो यहां तो क्लियर हो गया। कैलकुलेशन बस याद रखोगे, ये अगर याद रखोगे बहुत आसान रहेगा तुम्हारे लिए, अगर नहीं भी याद रखेगा कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन याद रखेगा तो बेटर होगा, ये जरूर है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का रिलेशन में हो गया यहां तक, चल आगे देखते हैं।
अगला एग्जांपल देख लो। हम लोग सीधा सीधा फार्मूला क्या याद कर लिए, पहले वही लिख लें। एट इक्विलिब्रियम स्टेज में दो तरह का फार्मूला तैयार हुआ अपना। tan थीटा का वैल्यू हो गया f हॉरिजेंटल बाई f वर्टिकल, जहां ये एंगल बना, एंगल बिटवीन स्ट्रिंग एंड वर्टिकल नीचे है इसलिए वर्टिकल लाइन। स्ट्रिंग और वर्टिकल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा उसी एंगल को थीटा बोलेंगे। एंड इन दैट केस tan थीटा का वैल्यू f हॉरिजॉन्टल बाय f वर्टिकल होगा। कोई कंफ्यूजन का बात है तो बोलो। अरे क्लियर है? आगे देख। अगला कहता है कि इसी प्रॉब्लम को रिपीट करो। सेम प्रॉब्लम, नया नहीं, सेम प्रॉब्लम रिपीट करो, लेकिन एक बदलाव के साथ कि पूरे सिस्टम को लिक्विड के अंदर डुबाकर। देख लो, सॉल्व अबव एग्जाम्पल इफ होल सिस्टम submerged in liquid of dielectric constant epsilon r and density rho, whereas density of material of block ब्लॉक के मटेरियल का डेंसिटी सिग्मा है। जो बॉब आपने सस्पेंड कर दिया उसके मटेरियल का डेंसिटी सिग्मा और लिक्विड का डेंसिटी रो, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। कहता है इसी प्रॉब्लम को फिर से एक बार सॉल्व करो, ट्राई मारो, देख लेते हैं। पहले जो कैलकुलेशन आपने करा था वो तो सही ही है तुम्हारा। अब नया बदलाव क्या कर रहे हो? तो बदलाव ये कर रहे हो कि पूरे को लेकर लिक्विड में डुबा दिया। देख, लिक्विड में डुबाने से होगा क्या? तो लिक्विड में डुबाने से सबसे पहला बदलाव जो आने वाला है, मुझे पक्का नहीं पता कि क्या होगा। एंगल बोल सकते हैं कि ये कहोगे बदल जाएगा, पक्का नहीं पता ना, इसीलिए मान लिया अल्फा। सबसे पहला बदलाव होगा कि रिपल्सन फोर्स जो अब होगा वो पहले वाला डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। याद करो, कहोगे वो कैसे? तो मैं नहीं लिखता हूं, मैं सीधे कहता हूं एफ आर डैश, बस। बाद में देखा जाएगा क्या होगा। mg इसका लग रहा था, वो तो अभी भी लगेगा। लिक्विड में डूबने के कारण एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा फोर्स ऑफ बायंसी, और आप कहते हो mg रो बाई सिग्मा। न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा है कि फोर्स ऑफ बायंसी का वैल्यू जो होगा कितना के बराबर, mg रो बाई सिग्मा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल 8-9 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में यही तो पढ़ते हैं कि कितना फोर्स लगेगा, तो जो बायंसी होगा उत्प्लावन बल वही mg रो बाई कितना, तो सिग्मा के बराबर। अब जरा देख लो, f हॉरिजॉन्टल में आप कहिएगा तो दिस इज एफ आर डैश एंड दैट इक्वल्स कितना, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r इनटू 4l साइन, या 2l बोल दो, स्क्वायर बाद में कर लेंगे, क्योंकि अगर ये l है, ये एंगल अल्फा है, यहां दिखा दे रहे हैं, अगर ये l है तुम्हारा और ये एंगल अल्फा है, तो
ऑब्वियस सा बात है कि ये कुछ और नहीं कितना के बराबर, तो दिस इज एल साइन अल्फा। अगर एक साइड एल साइन अल्फा होगा, अगर ये एल साइन अल्फा होगा तो क्लियर है ये भी एल साइन अल्फा होगा। मतलब दोनों साइड से अगर एल साइन अल्फा टोटल कितना, 2 साइन अल्फा के बराबर। मैंने पहले ही बोला था कि जो फोर्स था वही देखो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4L², वहां थीटा एंगल था तो साइन स्क्वायर थीटा, यहां अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई एफ आर, ये एप्सिलॉन आर। तो जो पहले था फॉर्मूला वही, सिर्फ मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे बस। अब आप देखो ऑल्सो एफ अगर वर्टिकल में बोला जाए, वर्टिकल में तुम्हारा mg नीचे है और mg रो बाई सिग्मा ऊपर है, क्या कहोगे mg माइनस mg रो बाई सिग्मा, आप कहोगे mg इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। वर्टिकल का फोर्स ये है, हॉरिजॉन्टल का ये है। अगर ऐसा है तो आप कहिएगा कि tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, f, याद कर, हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया वही के Q1 Q2 4L² एप्सिलॉन r साइन स्क्वायर अल्फा इंटू mg 1 माइनस रो बाई सिग्मा। देखो क्यों बता रहे हैं, तो आगे का डेरिवेशन तुम्हारे बड़े काम का होगा। यहां तक तो सही है, फटाफट छाप लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ के अगर देखें इसको तो हम लोग कह सकते हैं कि ये tan अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा गुना हो जाएगा, दैट इक्वल्स कितना, तो k Q1 Q2 बाई 4L² इंटू mg इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। फॉर्मूला जैसा था वैसा ही तो रहा, के Q1 Q2 बाई 4L² इंटू वर्टिकल में नेट फोर्स, अब पहले mg था, बाइंसी नहीं था तो नहीं लेते थे, बाइंसी आ गया इसलिए नेट हो गया mg इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। वहां थीटा था तो tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहां अल्फा है तो सेम तो है। इसका मतलब अब आगे के लिए देख लो, जो भी अननोन रहेगा इन एयर में ध्यान देकर देखना, क्योंकि फायदा का फॉर्मूला यहीं से है। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। आप कहोगे इसके लिए तो tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा के Q1 Q2 4L² mg, इक्वेशन नंबर 1। इन लिक्विड में, जब आप लिक्विड में डुबाओगे तो एंगल आप बोल रहे हो अल्फा, tan अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा के Q1 Q2 4L² mg आप कुछ मत करो, एक काम कर लो, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो, रिजल्ट देख लो, tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई tan अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ये टर्म दिख रहा है मुझे कि कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एप्सिलॉन आर कहां छूट गया यार, एप्सिलॉन आर भी तो है 4L² एप्सिलॉन आर, देख लो। तो आप कहोगे यहां भी एप्सिलॉन आर होगा, ये टर्म के Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 4L² कैंसिल, mg कैंसिल होगा, बचेगा क्या, तो आप कह सकते हो कि कुछ और नहीं, एप्सिलॉन आर इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा।
tan थीटा दे tan थीटा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, सारा टर्म कैंसिल, यही बच जाएगा। अब देख, अगर कभी ऐसा हो थीटा इक्वल्स अल्फा है तो आप सीधे कहोगे एप्सिलॉन आर इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा इक्वल्स 1, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 बाई 1 माइनस, बहुत नहीं बहुत काम का फॉर्मूला है। जेई का पूछा हुआ सवाल आप एक लाइन में कर दोगे। ये जो डेरिवेशन मैं कर रहा था जेई ने इसी पे सवाल डाला था, और जेई में नहीं जेई एडवांस में सवाल डाला था। उसने कहा था कि मीडियम में डालने के बाद एंगल नहीं बदला तो मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है कैलकुलेट करो। अभी देख लेते हैं हम, फिलहाल फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठ के डेरिवेशन तुम लोग करते रहना, मैं एक लाइन में सवाल सॉल्व करना सिखाता हूं। यहाँ पे डेरिवेशन मैंने भी कर दिया यार, बस ये डेरिवेशन याद रखना, अगर मन करे तो, नहीं करे तब भी कोई दिक्कत नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, फॉर्मूला का दो ही चीज है कि नेट वर्टिकल बाय नेट हॉरिजॉन्टल, ये नेट हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय नेट वर्टिकल, यही tan थीटा का फॉर्मूला होता है, हमेशा करेक्ट आंसर जाएगा तुम्हारा। देखो टू पार्टिकल carrying charge tied at free end of two string equal length small l suspended from common point of suspension if mass of each small m and density of material is sigma, then is observed that at equilibrium angular separation between string is 2 theta। आगे now whole system submerged in liquid of dielectric constant, yeah, of density rho। यहां भी सिग्मा का वैल्यू लिख दो। Now whole system submerged in liquid of density 1000 kg per meter cube and is observed that angular separation between string remains same, then find dielectric constant of, इतना बड़ा ये सवाल है यार, सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो अगर सवाल कहो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप डिराइव करने चलोगे तो आप देखे हो कि इसके पहले वाले एग्जांपल में एयर मीडियम का डेरिवेशन वो पूरा करना पड़ेगा ये निकालने के लिए, ये निकालने के लिए, फिर लिक्विड में डुबाए हैं ये निकालने के लिए फिर से डेरिवेशन, वो दोनों डेरिवेशन कंप्लीट करोगे तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर कुछ नहीं करने का मन करे तो नहीं करे तो एक लाइन में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे देख लो,
बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, फटाफट सवाल सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देकर देख। देख प्रॉब्लम का कहना क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल है, रस्सी के एंड पे बांधा गया है, एल लेंथ है, कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सस्पेंडेड है, जिस मटेरियल का बना है उसका डेंसिटी दिया हुआ है, और देखा गया कि एंगुलर सेपरेशन रस्सी के बीच का 2 थीटा है। रस्सी से बांधा गया, दोनों रस्सी के बीच का जो एंगल है वो कुछ और नहीं, कितना, 2 थीटा। अब कह रहा है कि पूरे सिस्टम को आपने लिक्विड में डुबाया, लेकिन एंगल बिटवीन रस्सी पे कोई अंतर नहीं पड़ा, वो उतना ही रह गया। तो प्रॉब्लम कह रहा है कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तुम कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? बड़ा आसान सा तरीका है। सिंस थीटा बराबर कांस्टेंट, थीटा सेम रह गया, कांस्टेंट नहीं, सेम है। इसका मतलब हो गया कि अभी तो उतना डेरिवेशन किए थे, रट्टा एक लाइन का बोल ही दिए कि अगर एंगल बदले तो बात अलग है, तो भी हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा वाला। लेकिन अगर एंगल बदला ही नहीं तो बस सीधा फॉर्मूला है, लगाओ कितना, तो 1/1 माइनस कितना, तो रो मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 4000। यार निकल गया, देख ले, हो गए पक्का यार, गारंटी के साथ होगा, यही होगा, कुछ और का चांस ही नहीं है। जेईई एडवांस वालों ने इतने बड़े सवाल डाले कि तू बेटा उतना डेरिवेशन कर, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि कुछ मत कर, आंसर लिख, एक लाइन का ये फॉर्मूला यूज कर, आंसर सामने। यही तो एमटीआर टेक्निक है। इतने बड़े सवाल को एक लाइन में अगर सॉल्व करना होता है, एमटीआर तुम्हारा हेल्प करेगा, बाकी डेरिवेशन तो पूरा पूरा है ही। कहोगे एग्जाम के लिए क्या करेंगे? कुछ बच्चों का बाद में आता है कि सर डेरिवेशन याद रखना है कि पूरा याद रखना है। तुम्हें डिसाइड करना है काम क्या करना है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, मतलब जेईई और नीट में सिलेक्शन लेना है, तो वो ये नहीं पूछता कि बेटा कौन सा मेथड लगाया, वो ये पूछता है आंसर कौन सा लाया। तो अब इस तरह के केस में एंट्रेंस सिलेक्शन के लिए रट्टा मार के रख, 20 सेकंड 25 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता ये, तो तुम्हें ही लगता कि पता नहीं कैसे कैसे कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं, लगा देते हैं, समझ में नहीं आता कैसे होगा। इसीलिए मैंने एक बार डिराइव करके दिखा दिया। तो अगर फिजिक्स सीखना हो, मेथड सही है। अगर एग्जाम निकालना हो, ये मेथड सही है। अब तुम देख लो कि सब्जेक्ट सीखने में विश्वास करते हो या एग्जाम निकालने में। कोई कहेगा दोनों, दोनों याद रखो। तुम्हें एंट्रेंस फोकस्ड होना है, ये याद रखो। क्लियर है? कोई दिक्कत बोल? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उतना ही खराब तरीके से हम लोगों ने बना दिया है। खराब तरीका मतलब ये कि सवाल का पैरा तोड़ के सीधा कर दिया यार, एक लाइन में आंसर ला दिया, और क्या चाहिए। कोई दिक्कत तो बोल ले। चल आगे देखते। एक और सवाल जेईई वालों ने पूछा लीकेज का कॉन्सेप्ट पे, देखते हैं क्या था। चलो अगला एग्जांपल देख लो। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो 2019 में जेईई पूछा। इसका एक पार्ट रेट ऑफ लीकेज को लेके नीट भी पूछा हुआ है 2016 में। लेकिन जेईई वालों ने क्या पूछा वो देख लो। क्या कहा? नीट पे क्या होगा, वो एक ही बात है दोनों, कि 2 पार्टिकल carrying equal charge free end of string of equal length small l suspended from common point of suspension. If mass
mass of each particle is small m and due to leakage of charge both particle start to approach each other with a velocity alpha by root x, where alpha कांस्टेंट है and x very less than L, separation between particle. Then at equilibrium find here the equilibrium है, then find rate of leakage of चार्ज किस रेट से लीकेज करेगा ये कैलकुलेट करो। क्या कह रहा है पहले समझ लो। ये तो दिख रहा है कि दो पार्टिकल क्यू चार्ज कैरी करता है, दो स्ट्रिंग से के फ्री एंड पे बांधा गया, कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सस्पेंडेड है, जो हम लोग पहले से जान रहे हैं, जो एग्जांपल कर रहे थे अभी वही बात है। कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सस्पेंडेड है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम तो सही है, जैसे यहां से मान लो कि ये कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सस्पेंडेड है, दोनों ने एक दूसरे को धक्का मारा, इतना दूर पे इक्विलिब्रियम है, लेकिन अचानक चार्ज का लीकेज होना शुरू होगा, मतलब चार्ज इससे भी निकलेगा, इससे भी। चार्ज के बीच लगने वाले रिपल्सिव फोर्स के कारण ही तो ये एंगल था, याद करो। जहां पे आप कहते भी थे कि कॉमन फार्मूला में याद दिला दो जो आपने लिखा था कि tan थीटा का वैल्यू था रिपल्सन डिवाइडेड बाय mg, हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल। अब जरा एक बात देखो कि जब ये चार्ज का वैल्यू घटेगा तो चार्ज के वैल्यू घटने के साथ रिपल्सन फोर्स ऑटोमेटिकली घटेगा, और अगर रिपल्सन घट गया तो ये एंगल भी घटेगा, क्योंकि Fr बाई mg नोमिनेटर घटेगा, वैल्यू घटेगा। tan थीटा का रूल है कि वैल्यू जितना बड़ा होगा एंगल उतना बड़ा, वैल्यू जितना छोटा एंगल उतना छोटा। इसका मतलब Fr अगर घटाओगे तो ये थीटा भी तुम्हारा घटेगा, Fr अगर घटेगा तो थीटा भी तुम्हारा घटेगा। अगर थीटा घटता जाता है तो कभी ना कभी एक सिचुएशन ऐसा आएगा, ये दोनों यहां था मान लो, उसी समय कह रहा है सेपरेशन जो होगा कितना, x। मतलब इसी डायग्राम को मैं यहां लाके समझा दूं। मान लो अल्फा है, अल्फा है, ये तो बोल ही सकते हो x/2, दिस आल्सो इज x/2, दिस इज l। इसका मतलब इस डायग्राम का फायदा उठाने के बारे में सोचो। अल्फा अगर बोलते हो एंगल, ये l है, ये कहते हो x/2, तो बड़े मजे में बोलोगे tan थीटा इक्वल्स कितना, x/2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4। tan alpha, this is perpendicular, this is base and this one is hypotenuse। तो आप कहोगे अब बेस कितना होगा, अगर परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो बेस यही तो होता है। इसका मतलब ये कि x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कहोगे आपकी साइन अल्फा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताओ इस सवाल को बड़ा में सॉल्व करना चाहते हो या छोटा में।
अगर तुम बोलोगे कि बड़ा में, जो ऑब्वियसली नहीं बोलोगे, तो लोग तो और चाहता है यार कि सवाल पूछ ही क्यों रहा है, बड़ा का सवाल कहाँ उठता है, तो जितना कम में हो सके कोई पक्का बता दे आंसर डी, तो इतने याद कर लोगे डी है, तो उतना भी छोटा नहीं करना है। बट एक चीज जानते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डिराइव करके दिखाया हुआ है, और वो डेरिवेशन डायरेक्ट रखता याद होगा कि tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, या tan अल्फा कह लो, के Q1 Q2 बाई 4L स्क्वायर mg, याद करो। थीटा था तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा, लेकिन हर इंस्टेंट में इक्विलिब्रियम है, यही तो होगा। आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा tan अल्फा की जगह देख लो x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर mg। देखो फायदा कहां उठा लिए हम लोग, ये डेराइव करने में ही उतना सारा कुछ करना पड़ा था, एक सवाल ही ये डेरिवेशन था, याद करो। तो अगर ये डायरेक्ट याद नहीं रहेगा तो उतना डेराइव करके रिलेशन लाना पड़ेगा, कितना टाइम टेकिंग होगा सोच। इसीलिए तो कहते हैं टाइम बचा लो यहां से, क्लियर है। तो अब क्या कहोगे आप कहोगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ये तो कैंसिल हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी के। अब प्रॉब्लम ने खुद बोला कि अगर x बहुत छोटा है l से, तो जोड़ घटाव में नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4L स्क्वायर माइनस 0 बोल दो, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई एम जी के। अब देख ये बड़ा सा लिखा हुआ सवाल को हटा, चलो अब आ जाओ मुद्दे पे, देख लो। कहोगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2L स्क्वायर, ये रूट के बाहर लेंगे 2L ना, और ये कितना के बराबर होगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई, क्यों हटाए ये ध्यान देना, x बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर और छोटा होगा, अगर इसके साथ जोड़ घटा होगा नेग्लेक्ट तो हो ही जाएगा। आप कहोगे यहां से कि क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो mg बाई 2kl इंटू एक्स क्यू, क्यू का वैल्यू रूट ओवर mg करेक्ट है, अरे सही है। अगर ये सही है तो अब आपको कह रहा है कि लीकेज ऑफ चार्ज क्या होगा, लीकेज ऑफ चार्ज मतलब dq बाई dt, रूट ओवर mg बाई 2kl इंटू, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 3/2, याद कर। अगर ये है तो आप कह तो सकते हैं 3/2 रूट ओवर mg बाई 2kl इंटू रूट एक्स, और प्रॉब्लम ने आपको पहले से ही दिया हुआ है अल्फा बाई रूट एक्स, मैं तो बोलूं 3 अल्फा बाई 2 रूट ओवर mg बाई 2kl के। तो लीकेज ऑफ चार्ज के कारण क्या होगा, निकल जाएगा जी। कोई दिक्कत है तो बोल, फटाफट छाप लो भाई। तो यहां तक छाप लिया, कोई दिक्कत है बोलो यहां तक। तो चार्ज पार्टिकल के लीकेज के केस में क्या होगा, ये कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। इसी को जब नीट पूछा था तो इसका उल्टा प्रॉब्लम में हम लोग क्या दिए थे कि वेलोसिटी जो था वो अल्फा रूट एक्स
अल्फा बाई रूट एक्स, मतलब अल्फा इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ। इसी का उल्टा नीट क्या पूछा था कि अगर चार्ज लीक करने लगा और दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? ऑप्शन दिया था, मतलब वेलोसिटी का रिलेशन करेक्ट क्या है? तो ऑप्शन दिया था कि x का पावर हाफ, x का पावर माइनस हाफ, x का पावर 3/2, इस तरह का। तो क्लियर है, ये तो जेई वाले का जो क्वेश्चन था नीट में अगर कह लो तो वही क्वेश्चन उसका ऑप्शन दिया हुआ था। अगर आप क्वेश्चन भी पढ़े रहते तो देख के लगा दोगे कि x टू द पावर माइनस हाफ जो होगा वही आंसर होगा। तो जो भी हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक करेंगे। अगले लेक्चर में बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इसका, कि एक लाइन पे रखे हुए चार्ज के बारे में, कि वो इक्विलिब्रियम में दो चार्ज पार्टिकल है, तीसरा कहां लाकर रखे कि वो इक्विलिब्रियम में होगा, कितना लाकर रखे कि पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम कर देगा, तो कितना रहे, कहां रहे, वो बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। एक बार अगर अच्छे से समझ लोगे उसको और एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो उस तरह के सवाल में बच्चे बहुत लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मैं गारंटी दूंगा तुम लोग को कुछ लड़ना नहीं पड़ेगा यार। सवाल देखेगा, आंसर मार देगा कि फॉर्मूला ये है, आंसर ये होगा। क्योंकि उसमें किधर रखा जाए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये डिसीजन करने में ही गड़बड़ हो जाता है बच्चों के साथ। तो वो तुम्हारा एडवांटेज रहेगा कि वो चीजें आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन उसके पहले एक बात बोलेंगे, जितना एग्जांपल्स होता जा रहा है करते चलो, क्योंकि अगले लेक्चर में जब इक्विलिब्रियम का पोर्शन कंप्लीट करेंगे तुरंत आपको एचसीवी से और असाइनमेंट से दोनों से प्रॉब्लम होमवर्क मिल जाएगा। दोनों से प्रॉब्लम तुरंत होमवर्क मिलेगा और फिर उसका डिस्कशन होगा। तो अगर करे रहोगे यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ाएंगे, फिर ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ में एक प्रॉब्लम है कि बीच बीच में आपको कहेगा एक ही तरह के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने और फोर्स भी निकालने। कभी फोर्स पूछेगा, कभी फील्ड पूछेगा। तो एक बार पूरा फोर्स पढ़ाएं फिर फील्ड पढ़ाएं तो सेम टाइप का प्रॉब्लम रिपीट होता जाएगा। इसलिए फील्ड का बेसिक इंफॉर्मेशन बताएंगे, डिटेल बाद में बात करेंगे, ताकि उसका एडवांटेज आपको होगा कि जब प्रॉब्लम आएगा फोर्स कहेगा फील्ड कहेगा, दोनों आप कैलकुलेट करना सीख लोगे। खैर वो तो अगले लेक्चर के बाद, मतलब इक्विलिब्रियम का पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे उसके बाद होगा। तो उसके पहले एचसीवी से और असाइनमेंट से होमवर्क लगेगा, वो आपको कंप्लीट करना है। तो थोड़ा मन से और ध्यान देकर इन चीजों को करते चलना। चल अगले लेक्चर में आगे बढ़ते हैं।